आइए इस भाग में हम बात करते हैं समावयवता की। तो कार्बनिक यौगिकों में बहुत से यौगिक ऐसे पाए जाते हैं जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं किंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ऐसे यौगिकों को हम समावयवी कहते हैं या समावयव भी कहते हैं। और जो घटना होती है इस परिघटना को ही हम समावयवता कहते हैं। यानी समान अणु सूत्र वाले भिन्न गुणों वाले यौगिक समावयवी कहलाते हैं और उनके इस गुण को हम समावयवता कहते हैं। आइए हम समावयवता को संक्षेप में जानें। समावयवता पहले उदाहरण देखेंगे, इसके बाद फिर हम उसको वर्गीकृत करके समझेंगे। तो जो समावयवी होते हैं उनके गुणों में भिन्नता कैसे आती है उसके आधार पर ही हम इनको अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। जैसे आप यहाँ देखें C5H12, यदि हम इसकी संरचना बनाएं तो हम एक तो सीधे सीधे बना सकते हैं। एक सीधी श्रृंखला में 5 कार्बन ले लेंगे और उसमें हम उसकी सारी संयुक्ताएं हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे तो इस तरह से बन जाएगा जी। एक कार्बन है और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 तक होने, इसमें 12 कार्बन हो गए आपकी। तो ये एल्केन बन गया आपका और उसका नाम पेंटेन रहता है। और ये सीधी श्रृंखला में है तो इसको हम नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। ठीक है। यदि हम इसकी श्रृंखला को किसी दूसरे प्रकार से बनाएं, इस तरह भी बना सकते हैं इस श्रृंखला को। यानी एक अभी जो सीधी श्रृंखला में बना है इसके हम एक पार्श्व श्रृंखला जोड़ दी तब भी इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। 3 और 3 6 1 7 2 9 3 12 कार्बन हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरह से इसमें भी अणुसूत्र इसका भी उतना ही है C5H12, लेकिन इसकी श्रृंखला में उसकी श्रृंखला में अंतर हो गया। अंतर होने के कारण के गुणों में भी अंतर आ जाता है। इसको नाम IUPAC ने इसको 2-मेथिल ब्यूटेन नाम दिया और सामान्य नाम इसका आइसोपेंटेन है। और हम इस तरह भी इसकी श्रृंखलाओं को बना सकते हैं। कार्बन से अपने 4 मेथिल समूह जोड़ दिए तो तब इसमें भी 5 कार्बन हैं तो जो 12 हाइड्रोजन है। इसका नाम है नियोपेंटेन 2 डाइमेथिल पेंटेन। इस तरह से जी हमने श्रृंखला बदल के बनाया तो ये 3 प्रकार से इसकी संरचना बन सकती है और इन तीनों का अस्तित्व भी होता है। तो इस तरह से जो अलग अलग गुणों वाले यौगिक बनते हैं इन समावयवियों को हम श्रृंखला समावयवी कहते हैं। यानी इनकी श्रृंखला में अंतर है। तो इस तरह से ये समावयवता मुख्य रूप से आप 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो संरचनात्मक समावयवता है और दूसरी है त्रिविम समावयवता। हम एक एक करके इनको देखेंगे। पहले संरचनात्मक समावयवता में जो पहली समावयवता है वो है श्रृंखला समावयवता। जैसा कि हमने इसमें देखा है उदाहरण में कि इनकी श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है। श्रृंखला बदलने से इनकी गुणों में परिवर्तन हो जाता है, इसे हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। अब दूसरी है स्थिति समावयवता। जैसा कि स्थिति ये नाम से ही है, इसमें कोई क्रियात्मक समूह है और वो कार्बन श्रृंखला में अलग जगह पर जुड़ा हुआ है। यानी कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी की स्थिति भिन्न होती है, इसके कारण उसके गुण में भिन्नता आ जाती है और ऐसे समावयव को हम स्थिति समावयवी कहते हैं। जैसे यहाँ पे C3H8O अणुसूत्र वाले यौगिक में यदि एल्कोहल ही लें यानी समान प्रतिस्थापी जोड़ें तो इनके स्थान बदलने से इनके गुणों में चेंजिंग आ जाती है, गुण बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सीधी श्रृंखला में आपका CH2 CH3 CH2 CH2OH बना हुआ है। यानी ये श्रृंखला की एक किनारे पे OH समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये OH समूह एक किनारे ना जुड़ करके बीच की स्थिति में जुड़ गया है, यानी नंबर 2 पे जुड़ गया है। यहाँ पे 1 नंबर पे जुड़ा है 1 2 3 और यहाँ पे जुड़ा है 1 2 3 दूसरे नंबर पे जुड़ा है। इसका नाम प्रोपेन 2-ऑल है और इसका नाम था प्रोपेन 1-ऑल। इन दोनों के गुणों में भी भिन्नता होती है। ये भिन्नता किसके कारण उत्पन्न हुई? OH समूह के जुड़ने की जगह के कारण उत्पन्न हुई।
यानी श्रृंखला में OH समूह की स्थिति बदलने के कारण गुणों में परिवर्तन आया, इसलिए हम स्थिति समावयवता कहेंगे। ये जो घटना है कहलाएगी स्थिति समावयवता, और ये स्थिति समावयव कहलाएंगी। कभी कभी अलग अलग क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों के अणु सूत्र समान हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें तो C3H6O को हम दो सूत्रों द्वारा यहाँ आपने व्यक्त किया है। देखिए C3H6O, CH3 दो समूह जुड़े हैं, बीच में एक कीटोन समूह लगा है C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे CH3 CH2 और CHO, यानी ये एल्डिहाइड समूह लगा है। इन दोनों में अगर गिने इनको तो 1 2 3 कार्बन है और 3 2 3 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसमें भी देखिए 3 कार्बन है, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। लेकिन दोनों में अलग अलग क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, इसलिए इनके गुण भी भिन्न होंगे। इस तरह से उत्पन्न समावयवता को हम क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग समावयव में क्रियात्मक समूह अलग अलग जुड़े होते हैं। जो अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं, यहाँ पे ये कीटोन और एल्डिहाइड में पाया जाता है। दूसरा उदाहरण इसका है ईथर और अल्कोहल का। यहाँ पे इसको C4H10O को आप देखें तो यहाँ पे 2 एथल समूह दोनों जुड़े हुए हैं ओके। यहाँ पे ये अल्कोहल बना हुआ है। आप इनकी कार्बन की संख्या क्रम को गिने तो 1 2 3 4 कार्बन है, 5 5 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे यही है, 4 कार्बन है और ये आपके 1 2 3 2 5 3 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पे OH क्रियात्मक समूह है, यहाँ पे O क्रियात्मक समूह, यानी ये ईथर क्रियात्मक समूह है। ये डायएथिल ईथर है और ये पेंटाइल अल्कोहल है। ईथर अल्कोहल के गुण अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे क्रियात्मक समूह बदलने के कारण समावयवता उत्पन्न हुई है। इसको क्या कहेंगे हम? क्रियात्मक समूह समावयवता। इनकी किताब में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, उन सबको देखिएगा। चौथा प्रकार है मध्यावयवता। ये मध्यावयवता उन यौगिकों में पाई जाती है जहाँ पे 2 एल्कोहल समूह जुड़े हुए हों। जैसे ईथर में आपको 2 एल्कोहल समूह जुड़े रहते हैं। ऑक्सीजन के दोनों ओर 2 अलग अलग एल्कोहल समूह जुड़े हो सकते हैं, एक जैसे भी जुड़े हो सकते हैं। इनकी टोटल संख्या, कार्बन की कुल संख्या और हाइड्रोजन की कुल संख्या बराबर होगी, तो इस समावयवी हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए आपको C4H10O को देखें तो C2H5O, इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन या डाइएथिल ईथर। इसमें हमने एक तरफ मेथिल समूह जुड़ा है, इस तरफ एक तरफ प्रोपल समूह जुड़ गया। कार्बन की संख्या उतनी हो जाएगी 4, हाइड्रोजन की संख्या भी 10 हो जाएगी, लेकिन ये यौगिक बदल जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन और ये हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। सामान्य नाम है एथिल मेथिल ईथर। तो ये इस तरह की जो समावयवता है ये कहलाती है मध्यावयवता। यानी इसमें जो क्रियात्मक समूह है उसके दोनों ओर 2 एल्कोहल समूह जुड़े होते हैं, उनमें कार्बन परमाणु की भिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है वो मध्यावयवता कहलाती है। जिन दोनों ओर जो एल्कोहल समूह जुड़े हैं वो बदल जाते हैं। ऐसा कीटोन में भी हो सकता है। कीटोन में भी 2 एल्कोहल समूह जुड़े रहते हैं। यहाँ पे आप वही देखें C4H10O वाले में ये भी बनता है। IUPAC नाम तो इसका पेंटेन 3 ही होगा और डाइएथिल कीटोन होगा सामान्य नाम इसका। और यदि हमने एक इस तरफ मेथिल समूह जोड़ दिया, एक तरफ प्रोपिल समूह जोड़ दिया, हमने क्या बदला? एल्किल समूह बदल गए, इसका नाम बदल जाएगा अलग। ठीक है, IUPAC तो पेंटेन 2 हो जाएगा यहाँ पे नाम इसका, और वैसे हो जाएगा क्या? मेथिल प्रोपिल कीटोन। ये समावयवता इनमें ही पाई जाती है, ऐसे यौगिकों में जिसमें 2 एल्कोहल समूह जुड़े हो और एल्कोहल समूह की भिन्नता के कारण जो
समावयवता उत्पन्न होती है उसको मध्य अवयवता कहते हैं। कुछ और विशेष प्रकार की समावयवताएं हैं, ये आपकी कार्बनिक यौगिकों में अकार्बनिक यौगिकों दोनों में पाई जाती है। चलावयवता यानी टॉटोमेरेज, इसमें क्या होता है, जो समावयवी होते हैं एक से दूसरे में बदलते रहते हैं, यानी ये डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक यानी गतिक साम्य में होते हैं, यानी एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। और इनमें एक समावयवता पाइबंद और प्रोटॉन के चलायमान होने के कारण उत्पन्न होती है। इसमें क्या चेंज होता है, एक पाई बॉन्ड चेंज होता है और एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन परमाणु बदलता रहता है। दो परमाणु के मध्य दोलन कर रहा है तो द्विक प्रणाली कहलाती है, डायड कहलाता है। डायड यहाँ पे उदाहरण देखें हम, एक तो देखें आप HCN का, यदि H परमाणु कार्बन से जुड़ा हो तो ये नाइट्राइल कहलाता है, और यदि H परमाणु नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो ये H2 नाइट्राइल कहलाता है। कभी कभी ये तर्क में भी होते हैं, तो ये तीन परमाणु के बीच पाइबंद का दोलन होता है तो ये तर्क प्रणाली कहलाती है। ये अलग अलग प्रणालियां हैं, देखिए आप पहले देखिए और एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। कीटो इनॉल प्रणाली अल्फा हाइड्रोजन युक्त यौगिक में ही पाई जाती है। अल्फा हाइड्रोजन आप जानते ही हैं, किसी भी क्रियात्मक समूह में जो फर्स्ट कार्बन माने उसी वही वाला कार्बन होता है जो फर्स्ट जुड़ा हुआ है वो अल्फा कहलाता है। और उस देखिए जो कार्बन जो क्रियात्मक समूह है उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन, मान लिया हमने C≡O समूह लिया है, तो इससे जो इधर और इधर जो पहला कार्बन जुड़ा होगा वो आपका अल्फा होगा, और उसके बगल में जुड़ा होगा वो बीटा होगा, और उसके बगल में जुड़ा होगा वो गामा कार्बन होगा। और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो जिन यौगिकों में ये अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं, यानी क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए पहले कार्बन में जो हाइड्रोजन जुड़े हुए ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो दूसरे में जुड़े होंगे वो बीटा हाइड्रोजन है, तीसरे में वो तो गामा होंगे। तो ये कीटोइनॉल उनमें होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन भी होते हैं और कीटो समूह होता है। तो एक में एक कीटोन समूह रहता है और दूसरे में ऑल समूह रहता है, इसलिए हम कीटोइनॉल समूह या कीटोइनॉल प्रणाली इसको कहते हैं। माने इसमें एक कीटो फॉर्म रहता है और दूसरा नॉल फॉर्म रहता है। यहाँ पे आप देखें ये जैसे कीटो समूह है, इसमें C≡O है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो इनमें जो डबल बॉन्ड होता है वो चेंज होता है। डबल बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको देता है, जो डबल बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा तो इस पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे ऋणावेश आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो यहाँ का एक हाइड्रोजन है वो इस पर स्थानांतरित हो जाएगा, इस तरह से ये OH समूह बन जाएगा और इन दोनों की एक एक संयुक्त खाली हो जाएगी तो ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो ये जो परिवर्तन है इसमें ये होता रहता है। जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है, आपको पता है ना पाई बॉन्ड कब बनता है, जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो हो यानी डबल बॉन्ड बनाने वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो इस यहाँ से स्थानांतरित होकर यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पहुँच गया। इस तरह से ये दो रूप हो गए, तो ये एल्कोहल बन जाएगा यानी इनॉल फॉर्म बन जाएगा, और ये कीटो रूप है, एक दूसरे में बदलते रहते हैं, ये स्थायी नहीं रहते, इसलिए इसको हम कीटो इनॉल रूप कहते हैं। तो ये कीटो इनॉल प्रणाली कहलाती है। अब ये तृक प्रणाली में
इसमें n परमाणु होते हैं तो उसमें ये 3 जगह बदलता रहता है। इसमें नाइट्राइट और नाइट्रो फॉर्म है। इसमें आप देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, और आपका जो हाइड्रोजन परमाणु है इस वाले ऑक्सीजन पे जुड़ा हुआ है। और इसका दूसरा जो समावेशी है उसमें ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके सीधे नाइट्रोजन से जुड़ जाता है, तो इस प्रोटॉन का स्थान बदल गया। इस तरह से ये क्या कहलाएगा आपका नाइट्रोफॉर्म। यानी यहाँ पे प्रोटॉन यानी जो H परमाणु है उसका स्थान यदि एक स्थान से दूसरे स्थान में बदल रहा है तो ये आपकी कौन सी समावता हो गई, चलावयवता। ये आप लोगों को उच्च अध्ययन में सहायक रहेगी। बाकी अपने जो 11th का जो कोर्स है उसमें आप यहाँ तो मध्यावयवता तक ही पढ़ लीजिए। और अब आती है दूसरे प्रकार की समावयवता, इसको अपन त्रिविम समावयवता कहते हैं। त्रिविम यानी स्पेस में जो यानी जो 3 डायमेंशनल स्पेस है उसमें अणु परमाणु की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होने के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है वो त्रिविम समावयवता कहलाती है। और त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ज्यामितीय समावयवता। जैसा कि आप जानते हैं यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको घुमा सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसको घुमाना संभव नहीं होता है। जैसा आपने एथेन में आप देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और अब किसी भी 2 परमाणु के बीच यदि सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो उसका घूर्णन संभव है, उसको मुक्त रूप से आप घुमा सकते हैं। कहीं भी आप जोड़ के देख लीजिए, यदि हम उसको एक तार लगाएं दोनों के बीच में उसको हम घुमा सकते हैं, लेकिन हम यदि 2 लगा दें एक साथ डबल बॉन्ड कर दें तो इसका घूर्णन संभव नहीं होता है। ऐसे में जी अलग अलग समावेशी बन जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ देख रहे हैं जी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके दोनों ओर अगर 2 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं ए और बी ए बी, तो इसको चूंकि हम घुमा नहीं सकते इसलिए अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। यदि हम एक तरफ समान समूह जोड़ दें तो ये समपक्ष कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप लेफ्ट साइड में दोनों तरफ ए जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा समपक्ष समावेशी। इसको हम सिस बोलते हैं अंग्रेजी में। यदि ए समावेशी एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगा हुआ है, बी भी माने बी समूह है वो भी एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो ये विपक्ष समावेशी ट्रांस समावेशी कहलाएगा। इस तरह की जो समावयवता है वो समपक्ष विपक्ष समावयवता कहलाती है। अंग्रेजी में इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज में कहते हैं। उदाहरण यह देखिए ऑक्जेलिक है, इसमें ऑक्जेलिक समूह यानी ऑक्जेलिक नहीं वो इसमें है कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह है। ये 2 कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह हैं और 2 अलग अलग कार्बन में जुड़े हुए हैं, उससे दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। यदि ये एक ही दिशा में जुड़े दोनों हाइड्रोजन इस तरफ हैं और कार्बोक्जिलिक समूह इस तरफ हैं तो ये हो जाएगा आपका सिस समावेशी। और यदि कार्बोक्जिलिक समूह और अलग अलग दिशाओं में हैं, दोनों एक दूसरे के क्रॉस में हैं, तो ये क्या कहलाएंगे ट्रांस समावेशी। इस तरह से जो समावयवता होती है ये सिस ट्रांस समावयवता समपक्ष विपक्ष समावयवता कहलाती है। दूसरी है प्रकाशिक समावयवता। तो जो प्रकाशिक समावयवता है ये तब उत्पन्न होती है जब उस यौगिक के सैंपल में से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं और वो प्रकाश को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देता है,
तब ये प्रकाशिक समावता उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने की कुछ परिस्थितियां होती हैं, इनको हम समझेंगे। आपने sp3 संकरण पढ़ा होगा। sp3 संकरित कार्बन में जो 4 संयुक्ताएं होती हैं वो आपकी 4 दिशाओं में होती हैं, समचतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित रहते हैं ये। इनमें से अगर हम आसान उसमें सब समझें अगर, तो मेथेन का जो स्ट्रक्चर है, मेथेन की संरचना है, उसको समझते हैं। और ये समचतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, और समचतुष्फलक के केंद्र में कार्बन रहता है और उसके चारों शीर्ष पे हाइड्रोजन रहते हैं। और इनके बीच में 109.5 डिग्री का कोण रहता है। ये जो संरचना है, इसमें यदि हाइड्रोजन को अलग अलग समूह से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, माना इसमें अलग अलग समूह जोड़ दिए जाएं, यदि एक हाइड्रोजन भी रह सकता है, बाकी 3 अलग अलग हो जाएं, यदि ये चारों संयुक्ताएं अलग अलग समूह द्वारा संतुष्ट हुए, तो ऐसे में जब हम समतल ध्रुवित प्रकाश को उसमें से गुजारेंगे तो ये उसको घुमाएगा। तो इसमें आवश्यकता ये है कि sp3 संकरित कार्बन की चारों संयुक्ताएं अलग अलग समूहों द्वारा संतुष्ट होना चाहिए। ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? असममित कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? असममित कार्बन कहलाता है ये। इसका दूसरा नाम है कायरल कार्बन। तो ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने का जो गुण पाया जाता है वो असममित कार्बन युक्त यौगिक में ही पाया जाता है, यानी कायरल यौगिक में ही पाया जाता है। और इसमें 2 प्रकार के समावेशी होते हैं, और ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप भी होते हैं। यानी हम इनको यदि दर्पण के सामने देखें तो एक दूसरे के प्रतिबिंब के रूप में होते हैं। जैसे हमारा दाएं हाथ और बाएं हाथ होता है, हम इनको दाएं हाथ और बाएं हाथ को यदि दर्पण में से देखें तो दोनों एक माने बाएं हाथ का प्रतिबिंब दाएं जैसे लगेगा और दाएं का प्रतिबिंब बाएं जैसे लगेगा। लेकिन यदि हम एक दूसरे पर अध्यारोपित करने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाएंगे, और इनको हम जो अध्यारोपित नहीं हो पाते हैं इनको ही हम प्रतिबिंब रूप यानी एनेंशियोमर कहते हैं। क्या क्या गुण होना चाहिए? ये एक दूसरे के दर्पण में प्रतिबिंब होना चाहिए और इन्हें अध्यारोपित नहीं किया जा, ऐसे दर्पण प्रतिबिंब जिनको एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है, ये एनेंशियोमर या प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं। इनमें से एक प्रतिबिंब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। यानी कैसा घुमाता है? घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है, और दूसरा उसकी विपरीत दिशा में घुमाता है। एक घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएगा, दूसरा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाता है। तो इनको हम एनेंशियोमर या प्रतिबिंब रूप कहते हैं, जो समतल ध्रुव प्रकाश को दक्षिणावर्ती यानी घड़ी की दिशा में घुमाता है। उसको हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, अंग्रेजी में हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और शॉर्ट में इसको हम धन रूप या डी रूप भी लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप जो लैक्टिक अम्ल है इसके और चारों ओर जो 4 समूह जुड़े हुए हैं उनको आप देखें, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा मेथल समूह है, तीसरा हाइड्रोक्सिल समूह है और चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। तो ये 4 समूह अलग अलग जुड़े हैं। ये क्या हो गया? आपका असममित कार्बन हो गया, एक कायरल कार्बन हो गया। और इसका यदि हम प्रतिबिंब रूप बनाएं तो देखिए आप, यहाँ पे कार्बन हो गया, देखिए इस तरफ इसमें हाइड्रोक्सिल समूह इस तरफ है, इसमें इसको बदल दिया, इस तरफ आ गया, हाइड्रोजन इसकी विपरीत दिशा में कर दिया,
इन दोनों की स्थिति ज्यों की त्यों है। तो अगर इसी दर्पण में आप देखेंगे तो ये इसकी जैसा दिखेगा, लेकिन इसको इस पर अध्यारोपित करेंगे तो इसकी एच की जगह ओ एच आएगा और इसकी ओ एच की जगह पे एच आ जाएगा, यानी ये अध्यारोपित नहीं हो पाएंगे। तो ये जो प्रतिबिंब रूप हैं ये आपके समावयवी होंगे। अवयव समान हैं लेकिन इनके गुण अलग अलग होंगे। ये दाईं ओर घुमाएगा तो इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और दूसरा होगा लीवो रोटेटरी यानी वाम ध्रुवण घूर्णक। तो शॉर्ट में इसको डी और इसको एल फॉर्म कहेंगे। यदि दोनों 50-50% हैं, आधे आधे हैं दोनों, तो इनको डी एल रेशियोमिक मिश्रण कहेंगे, डी एल रेशियोमिक मिश्रण, या धन ऋण से भी इनको व्यक्त करते हैं, धन ऋण या डी एल। इसके विपरीत यदि हम सक्सेनिक अम्ल को देखें, इसमें आपके 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, एक CH3 एक COH जुड़ा हुआ है। तो इसमें चूंकि 2 एक जैसे हैं तो ये कायरल नहीं होगा। आप देखेंगे इसको दर्पण में देखेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ज्यों का त्यों आ जाएगा। दोनों तरफ H हैं और इसलिए इसको अध्यारोपित भी कर सकते हैं, इसलिए ये आपको प्रकाशक सक्रियता नहीं दिखाएगा, यानी ये कैरियल कार्बन नहीं है, इसमें ये संभाव्यता नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये आपकी 2 ज्यामितीय संभाव्यताएं हो गई। अब आप देखें इनका वर्गीकरण हमने यहाँ पे बनाए हुए है। देखिए, कार्बनिक यौगिकों में संभाव्यता के मुख्य भागों को हम इस तरह देख सकते हैं। संभाव्यता को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा। पहला है संरचनात्मक संभाव्यता, दूसरी होगी त्रिविम संभाव्यता। संरचनात्मक संभाव्यता वह गुण है जिसके कारण संरचना में भिन्नता होने पे गुणों में भिन्नता आती है, और त्रिविम संभाव्यता वह गुण है जिसमें त्रिविम में यानी 3 डायमेंशन में समूहों की या परमाणुओं की व्यवस्था बदलने पे उनके गुण बदल जाते हैं। संरचनात्मक संभाव्यता के अलग अलग प्रकार हैं। पहला श्रृंखला संभाव्यता, ये गुण तब उत्पन्न होता है जब श्रृंखला में परिवर्तन करते हैं। स्थिति संभाव्यता, जब हम क्रियात्मक समूह की स्थिति बदल देते हैं। क्रियात्मक समूह संभाव्यता, जब हम क्रियात्मक समूह को ही बदल देते हैं, एक समय में एक क्रियात्मक समूह होता है, दूसरे में दूसरा हो जाता है। और मध्यावयवता, ये तब होती है जब एक कार्बन से 2 अलग अलग या एक क्रियात्मक समूह से 2 अलग अलग एथिल समूह माने एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं, और एल्किल समूहों की भिन्नता के कारण ये मध्यावयवता उत्पन्न होती है। ज्यामितीय संभाव्यता में जब कार्बन परमाणु के चारों ओर की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव करते हैं तो वो ज्यामितीय संभाव्यता उत्पन्न होती है। यदि एक ही पक्ष में एक जैसे समूह होते हैं तो वो सिस यानी समपक्ष संभाव्यता होती है, और दूसरे पक्ष माने समान समूह अलग अलग पक्षों में होते हैं तो विपक्ष संभाव्यता होती है। जबकि प्रकाशिक संभाव्यता कैरियल कार्बन में पाई जाती है, और कैरियल कार्बन ऐसी कार्बन होते हैं जिसमें sp3 संकरित कार्बन के चारों ओर अलग अलग 4 कार्बन समूह जुड़े होते हैं, और उनमें जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। उसमें से एक रूप दाईं ओर घुमाता है समतल ध्रुवित प्रकाश को, दूसरा बाईं ओर घुमाता है। इस तरह से ये 2 समावयवी पाए जाते हैं, उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी कहते हैं। शॉर्ट में इनको हम DL फॉर्म या प्लस माइनस फॉर्म भी कहते हैं। इस तरह से आपकी ये समावयता हो गई। इनके उदाहरण आप अपनी किताब में देखिएगा और समझिएगा।